जय हिंद दोस्तों। संचरण लाइन, ट्रांसमिशन लाइन। तो ट्रांसमिशन लाइन में हम पढ़ेंगे आज जो ट्रांसमिशन लाइन की डिज़ाइनिंग है, जो उसको डिज़ाइनिंग किया जाता है तो उसमें जो मुख्य पार्ट होते हैं, डिज़ाइनिंग में भाग लेने वाले जो पार्ट होते हैं उन पार्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ट्रांसमिशन लाइन के जो कांस्टेंट होते हैं या फिर पैरामीटर होते हैं, डिज़ाइनिंग में भाग लेने वाले जो कांस्टेंट होते हैं या फिर पैरामीटर होते हैं वो क्या क्या होते हैं। और ट्रांसमिशन लाइन में उसमें वोल्टेज का एक टाइम ऐसा आता है कि वोल्टेज बढ़ जाता है, वोल्टेज घट जाता है। जितना हम वोल्टेज भेज रहे हैं ना उससे कहीं ज़्यादा आउटपुट में हमको मिलता है। एक कंडीशन ऐसी भी आती है जबकि उसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद भी हमको यह स्थिति देखने को मिलती है कि वोल्टेज उसमें जितना हम भेज रहे हैं 240 भेजेंगे, 240 केवी भेजेंगे तो हाँ 245 केवी, मतलब वोल्टेज बढ़ जाएगा, सीधी सी बात तय है। तो ऐसी भी कंडीशन हमको देखने को मिलती है। तो उसको हम समझते हैं, पूरी चीज़ को समझेंगे कि कैसे यह होता है ट्रांसमिशन लाइन में। तो टॉपिक जो रहेगा तो ट्रांसमिशन लाइन का कांस्टेंट या पैरामीटर। ट्रांसमिशन लाइन के कांस्टेंट या पैरामीटर। तो ट्रांसमिशन लाइन के कांस्टेंट या पैरामीटर, इससे क्या तात्पर्य है। तो हमारी ट्रांसमिशन लाइन को ट्रांसमिट करने के लिए हमको कंडक्टर चाहिए होता है और कंडक्टर में क्या होता है, प्रतिरोध होता है। तो ट्रांसमिशन लाइन को हमको ट्रांसमिट करने के लिए क्या चाहिए, कंडक्टर चाहिए और इस कंडक्टर में होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध के साथ में होता है इस कंडक्टर में आपके इंडक्टेंस भी होता है, प्रेरकत्व भी होता है। तो ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन हो गई, ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन का दूसरा फेज हो गया। इधर से हम वोल्टेज को भेजते हैं तो एक सिरा हो जाता है वोल्टेज को भेजने वाला, जिसको हम सेंड करते हैं बोल के, तो उसको हम क्या लिखते हैं, वोल्टेज सेंडिंग लिखते हैं। या फिर इसी को हम प्रेषित लिख सकते हैं, प्रेषित। तो प्रेषित सिरा लिख दें, प्रेषित सिरा। और इधर साइड हमारा क्या होता है, प्राप्त करते हैं वोल्टेज को, तो हम इसे इधर लिखेंगे वोल्टेज को प्राप्त करते हैं या फिर वोल्टेज को रिसीविंग करते हैं। तो इधर हम लिख सकते हैं प्राप्त करता सिरा। तो ये वाला सिरा कैसा है, प्राप्त करता सिरा है। दो हमारे पास यहाँ पास एक इन कराएंगे वोल्टेज को और एक आउटपुट में हम लेंगे, एक सेंड कराएंगे, दूसरे साइड हम क्या करेंगे, वोल्टेज को रिसीव करेंगे। तो वोल्टेज का सेंडिंग सिरा, वोल्टेज का रिसीविंग सिरा। अब इसमें क्या है, हमारे यहाँ पास हमारे रहते हैं ये लाइन में जो है तो प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध होगा। चूँकि कोई भी कंडक्टर है तो उस कंडक्टर में प्रतिरोध मौजूद होता है। और प्रतिरोध क्या करता है, प्रतिरोध वोल्टेज करंट का क्या करेगा, अपोज करेगा, विरोध करेगा। तो प्रत्येक कोई भी कंडक्टर है उसमें प्रतिरोध होना अनिवार्य है, मतलब अनिवार्य नहीं है, उसमें होता ही है। तो इस कंडक्टर में हमारी क्या है, प्रतिरोध है। और साथ में उस कंडक्टर में क्या रहते हैं, इंडक्टेंस रहते हैं, प्रेरकत्व रहते हैं। उस कंडक्टर में क्या रहते हैं, प्रेरकत्व रहते हैं, इंडक्टेंस रहते हैं। तो यहाँ पास एल हो गया, इस लाइन में एल हो गया। अब इसके दो हमारे पास क्या है, यहाँ पास एक चालक तार ये है, एक चालक तार ये है। इन चालक तार को हम मान लेते हैं कि दो क्या है, प्लेट हैं, दो प्लेट है। जैसे कैपेसिटेंस में क्या होते हैं, कैपेसिटर में जो प्लेट होती हैं, तो एक तो
यहाँ पास प्लेट है और एक यहाँ पास प्लेट है। इन दो प्लेटों के बीच में हमारी क्या है, वायु है। इन दो प्लेटों के बीच में वायु है। तो फिर कैपेसिटेंस में क्या करते हैं, कैपेसिटेंस में दो हम प्लेट को लेते हैं और इस प्लेट के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ प्रावैद्युतांक को रखते हैं, प्रावैद्युत को रखते हैं। इसके बीच में कुचालक पदार्थ को रखते हैं, तो कुचालक के रूप में यहाँ पास वायु है। तो इसके बीच में क्या बन गया फिर हमारा, इसके बीच में बन गया कैपेसिटेंस बन गया। तो इसमें कैपेसिटेंस हो गया। तो यह जो हमें यहाँ पास मिल गया प्रतिरोध, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, तो ये जो तीनों चीज़ें यहाँ पास मौजूद रहती हैं, इसी को हम बोलेंगे कांस्टेंट या पैरामीटर। तो ट्रांसमिशन लाइन के यही होते हैं, कांस्टेंट या पैरामीटर होते हैं। अब इसके कारण होता क्या है, इसके कारण होता क्या है, यह जो हमारे प्रतिरोध है और यहाँ पास प्रेरकत्व है, यह पूरे लाइन में समान रूप से वितरित होते हैं, समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ये पूरे लाइन में होते हैं। अब जो इसमें हमारा ये इंडक्टेंस है और रेजिस्टेंस है, ये डिपेंड करता है कि लंबाई कितनी है। तो यह हमको देखने को तभी मिलेगा जब वहाँ पास लाइन जो होगी तो आपकी हाई लॉन्ग लाइन होगी या फिर मीडियम लाइन होगी। लो वोल्ट की लाइन में आपको देखने को यह नहीं मिलेगा, मतलब लो वोल्ट नहीं इसमें बोल सकते हैं, बोलेंगे ये कि जो इसकी डिस्टेंस है हाई डिस्टेंस की या फिर मीडियम डिस्टेंस की, लो डिस्टेंस की यह लाइन में देखने को नहीं मिलता। तो आपको यहाँ पास ध्यान यह देना है कि ये लाइन कैसे होनी चाहिए, ये लाइन लॉन्ग लाइन होनी चाहिए, लॉन्ग लाइन और मीडियम लाइन। तो इसमें लॉन्ग लाइन और मीडियम लाइन, इन दो लाइनों में हमको देखने को मिलता है यहाँ पास। अब इसमें जो हमारा प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध क्या करता है, प्रतिरोध यदि बढ़ेगा, किसी लाइन में यदि प्रतिरोध बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा, उसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी। क्योंकि यहाँ पास क्या है, लंबाई बढ़ रही है तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, तो लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। तो ट्रांसमिशन की लंबाई बढ़ने पर क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो यहाँ लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। अब इस प्रतिरोध के कारण होगा क्या, इस लाइन में प्रतिरोध के कारण क्या होगा। तो प्रतिरोध है, तो यहाँ पास प्रतिरोध क्या करता है, प्रतिरोध वोल्टेज, किसी कंडक्टर में प्रतिरोध करता यूँ है कि वह I² R करेगा। प्रतिरोध क्या करेगा, वोल्टेज को, उसकी पावर को क्या करेगा, खपत करेगा। तो I² R उसमें करेगा, तो उसमें वोल्टेज क्या होगी, फिर वोल्टेज पावर का लॉस होगा। दूसरी चीज़ क्या करेगा, यह जो प्रतिरोध होता है तो वोल्टेज का ड्रॉप करेगा। वोल्टेज का ड्रॉप का मतलब IR करेगा, तो वोल्टेज का ड्रॉप करता है। तो इसके कारण हमारी जो लाइन होगी तो उसमें इसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, इसका जो प्रदर्शन है वो कम हो जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों को यहाँ पास करता है। हमारी लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ा दिया और इसमें तो I² लॉसेस कर दिया, VIR वोल्टेज का ड्रॉप कर दिया। तो इनके कारण क्या होगा, अब हम जितना भेज रहे हैं उसके कारण उसमें उसकी जो एफिशिएंसी है कह सकते हैं कि वह घट जाएगी। क्योंकि इसने क्या किया, उसका पावर को जो भेज रहे थे उस पावर को क्या किया, इसने ख़त्म कर दिया। और क्या होगा, इसमें स्केन इफ़ेक्ट के कारण क्या होता है, स्केन इफ़ेक्ट के कारण इसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। तो स्केन इफ़ेक्ट के कारण इसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। और इसमें
तापक्रम के कारण भी क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो स्किन इफेक्ट के कारण प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। तो स्किन इफेक्ट के कारण प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तापक्रम बढ़ने पर, टेम्परेचर बढ़ने पर इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। कहीं ना कहीं आपको बताए होंगे कि तापक्रम पर भी डिपेंड करता है, भले से फार्मूले में नहीं आता कि टेम्परेचर की बात नहीं कही गई है, बावजूद इसके भी यह तापक्रम पर डिपेंड करता है। तो इसमें हमको समझने की चीज़ है अब कि स्किन इफेक्ट क्या होता है, स्किन इफेक्ट के कारण कैसे वोल्टेज वहाँ पास उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो इसमें अब देखते हैं हम स्किन इफेक्ट। एक छोटा सा टॉपिक रहेगा, जो इस टॉपिक का महत्व एक अपना अलग है। तो यहाँ पास स्किन इफेक्ट को हम एक टॉपिक बना के डालते हैं कि स्किन इफेक्ट क्या होता है। स्किन इफेक्ट, तो इसको लिखेंगे हम त्वचा प्रभाव। स्किन इफेक्ट त्वचा प्रभाव। तो जो स्किन इफेक्ट होता है, तो यहाँ पास हमारा एक हो गया एसी के लिए और एक हो गया डीसी के लिए। मान लेते हैं कि ये जो दोनों चालक तार हैं, तो डीसी सप्लाई इस चालक तार से हम क्या करते हैं, देते हैं। तो इस चालक तार से यदि हम डीसी सप्लाई यहाँ से सेंड कराते हैं और यहाँ पास डीसी सप्लाई को हम रिसीव करते हैं, तो इस चालक तार से हमने डीसी सप्लाई को दे दिया। यहाँ पास कौन सी दिया, डीसी सप्लाई यहाँ दे दिया। तो आई डीसी लिखते हैं। अब इसमें डीसी सप्लाई देने पर क्या हुआ, डीसी जो वोल्टेज है, डीसी जो करंट है, इस चालक तार के पूरे क्षेत्रफल से क्या की, पूरे क्षेत्रफल से घेर कर प्रवाहित हुई। कितने क्षेत्रफल से, डीसी जो है तो इस कंडक्टर के पूरे क्षेत्रफल से डीसी प्रवाहित होती है। तो इसमें इसको प्रवाहित होने के लिए इसका क्षेत्रफल क्या है, ज़्यादा है। इतने ही जितने वोल्टेज की हम डीसी सप्लाई प्रवाहित कराएं, जितने ही एम्पियर की हमने इस कंडक्टर से धारा को प्रवाहित कराया, ठीक उतने ही एम्पियर की या वोल्टेज की हम धारा को, उतने ही जितनी इस कंडक्टर का क्या है, डायमीटर है, व्यास है, उतने ही कंडक्टर के व्यास को उसी मटेरियल में हम यदि एसी को प्रवाहित कराते हैं, तो इसमें क्या होगा, हमने एसी को प्रवाहित कराया तो हमने पाया कि इस कंडक्टर में एसी जो है तो इसके पूरे भाग से प्रवाहित नहीं हुई, इसके पूरे भाग से प्रवाहित नहीं हुई, बल्कि इसके कुछ ऊपरी वाले भाग से यहाँ से प्रवाहित हुई। और इसका जो बीच वाला भाग है, जो आपको बीच वाला ये काला काला भाग दिख रहा है, ये भाग कैसा है, पूरा खाली है, तो यहाँ से प्रवाहित नहीं हुई। तो फिर इसका वजह क्या है कि यहाँ से प्रवाहित क्यों नहीं हुई। तो एसी में यदि हम उसी कंडक्टर में एसी को प्रवाहित कराते हैं, तो वो उसका क्षेत्रफल जो है तो कम हो जाता है। उसका जब क्षेत्रफल कम हो जाएगा, यहाँ से धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो क्या हुआ, उसका क्षेत्रफल कम हो गया। अब जब कोई हमारे वायर का क्या होता है, क्षेत्रफल कम हो जाता है, तो वो क्या होता है, यहाँ पास क्षेत्रफल कम हो गया तो फिर प्रतिरोध बढ़ जाएगा। इस वाले वायर की बात करें तो इसका क्षेत्रफल क्या हुआ, कम हो गया, बीच से चूँकि प्रवाहित नहीं हो रही, क्षेत्रफल कम हो गया तो प्रतिरोध बढ़ गया। तो प्रतिरोध या बढ़ गया, जबकि हम उतने ही मोटाई का लिए हैं कंडक्टर और उतने ही वोल्टेज को प्रवाहित करा रहे हैं, फिर भी इसका प्रतिरोध क्या हुआ, बढ़ गया। तो यदि हम इसमें 10 एम्पियर मानते हैं कि इस कंडक्टर का जो प्रतिरोध है तो कितना है, 10 ओम है, उतने ही वोल्टेज प्रवाहित कराने के लिए, तो फिर इस कंडक्टर का प्रतिरोध क्या होगा, इसका क्षेत्रफल घटने से इसका प्रतिरोध बढ़ गया, तो यह फिर बढ़ गया। तो कितना बढ़ गया, तो यहाँ पास 10 ओम से इसका हो गया 16 ओम हो गया। कितना हो गया, 16 ओम हो गया। तो फिर हम कहना क्या चाहते हैं,
तो कहना यह चाहते हैं कि जो डीसी सप्लाई के लिए हमने एक कंडक्टर लिया था, उसी कंडक्टर में यदि एसी सप्लाई को प्रवाहित कराएं तो उसका डीसी सप्लाई का 1.6 गुना उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्या बात आपको समझ में आई? यदि हम जिस कंडक्टर में डीसी सप्लाई हम प्रवाहित करा रहे हैं, ठीक उसी कंडक्टर में उतना ही वोल्ट, जितना वोल्ट हमने डीसी सप्लाई को प्रवाहित कराया इस कंडक्टर से, उतने ही वोल्ट को यदि हम एसी सप्लाई को उसी कंडक्टर से प्रवाहित कराते हैं तो उसका जो प्रतिरोध है तो 1.6 टाइम्स बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो फिर इसमें कितना हो गया? डीसी की तुलना में जो एसी का प्रतिरोध है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पास डीसी की तुलना में जो एसी का प्रतिरोध है, एसी का प्रतिरोध 1.6 गुना डीसी, तो आर डीसी, तो डीसी का क्या होता है? प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि 1.6 गुना क्या होता है? बढ़ जाता है। तो स्क्रीन इफेक्ट जो यह हुआ, क्षेत्रफल इसका कम हुआ, यह किस वजह से हुआ, हमको ये भी जानना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पास एसी के लिए हमने एक चालक तार ले लिया, एसी के लिए एक चालक तार हमने ले लिया। अब इस चालक तार में जो हमारा ACSR तार है, उस तार में हम एक ही तार को यूज़ नहीं करते हैं, एक बीच में स्टील तार को ले लेते हैं और उसके चारों ओर, ये स्टील का तार हो गया, उसके चारों ओर और हमारे एल्युमिनियम के तार होते हैं। तो उसके चारों ओर एल्युमिनियम के तार होते हैं, तो ये हमारे पूरे एल्युमिनियम के तार हो गए। ये स्टील का तार था, तो ये जो एल्युमिनियम के तार हैं, तो इसी प्रकार से एक तार नहीं है, ACSR में कई तार होते हैं। तो एक तार को हमने ये ले लिया कि एक तार है मेरा, दूसरा तार है, तीसरा तार है, चौथा तार है, अगला तार ले लिया हमने, और अगला तार, और अगला तार। तो इसी प्रकार से बहुत सारे तार को हमने एकत्रित कर लिया। अब उसमें से जो बीच वाला तार है, तो इस बीच वाले तार से क्या हुई, जब धारा प्रवाहित हुई तो इस धारा प्रवाहित होने के कारण क्या होता है, उसमें चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यदि हम किसी चालक तार में अल्टरनेटिंग धारा को प्रवाहित कराते हैं तो इसके चारों ओर क्या हो जाएगा, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो इस चालक तार में क्या हुआ, हमने धारा को प्रवाहित कराया तो इस चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। ये क्या हो रही, धारा का प्रवाह हो रहा, तो इसके चारों ओर क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। ये बीच वाले कंडक्टर की स्थिति है, जो हमारा ये कंडक्टर है। अब उसी प्रकार से जैसे बीच वाले तार से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कराया, तो धारा प्रवाहित करके इस वाले चालक तार में भी क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और इस वाले चालक तार में भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो यहाँ पास संयुक्त चुंबकीय क्षेत्र हमारा कुछ इस प्रकार से उत्पन्न हो गया। अब इसमें स्थिति क्या होती है कि जो हमारा छोटा वाला जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, ये क्या कर सकता है, अपने एरिया से सिर्फ यहाँ तक, इतने दूरी तक ही जा सकता है, इससे आगे नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पास क्या हो गया है, उससे बड़ा, उससे अधिक पावर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो चुका है, तो इससे बाहर नहीं जा सकता। अब ये वाला तो वीर बन गया, बहादुर बन गया कि चलो हम इसको इससे आगे नहीं जाने देंगे। अरे भाई तुम बहादुर मत बनो, तुमसे भी एक वीर उत्पन्न हो जाएगा यहाँ पास। तो देखो, तो संयुक्त चुंबकीय क्षेत्र इस कंडक्टर के बीच में बन गया, तो संयुक्त चुंबकीय क्षेत्र इस कंडक्टर के भी बीच में बन गया। तो अब ये वाला हमारा चुंबकीय क्षेत्र इससे आगे नहीं जा पाएगा, इससे नीचे आ सकता है क्योंकि इससे कम चुंबकीय क्षेत्र है इसके नीचे, लेकिन इससे ऊपर इधर साइड नहीं आ सकता ये वाला। अब ये वाला
अपने आप को बहादुर समझ रहा, तो इससे भी ये शेर है तो इससे भी ज़्यादा सवा शेर अभी पड़े हैं। तो ये हमारा हो गया संयुक्त चुंबकीय क्षेत्र, इससे भी बड़ा उत्पन्न हो गया और इससे भी ज़्यादा पावर को उत्पन्न हो गया। एक ही दिशा में इधर से घूम के आ रहा तो ऐसे दिशा में जाएगा, ऐसे दिशा में। तो क्या हुआ कि जो ये बड़े वाला चुंबकीय क्षेत्र है तो अपने अंदर तो आ सकता है, छोटे वाले को दबा सकता है, लेकिन अपने से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि इससे भी ऊपर होगा, एक आध ठो इससे ऊपर होगा, तो वो अपने से बाहर नहीं ले जा सकता, अपने अंदर ही आ सकता है। तो फिर अब यहाँ पास हुआ क्या, यहाँ पास चुंबकीय क्षेत्र का जो डेंसिटी है तो ये भी अंदर आ गया, ये भी अंदर आ गया, तो ये लोग अंदर की ओर आ जाएंगे, वीर बन के अंदर की ओर इस बीच वाले कंडक्टर में यहाँ अंदर की ओर ऐसे आ गए, और ये वाला भी अंदर की ओर आ गया, इस प्रकार से अंदर की ओर आ गया। ये वाला भी क्या हुआ, अंदर की ओर आ गया, ये वाला भी अंदर की ओर आ गया, ये अंदर की ओर आ गए। तो अंदर में जो फ्लक्स की डेंसिटी है इतना ज़्यादा हाई हो गया कि वहाँ से धारा प्रवाहित हो ही नहीं सकता, वहाँ इतना इंडक्टेंस, इतना प्रेरकत्व की डेंसिटी हो गई कि वहाँ से धारा अब प्रवाहित हो नहीं सकती। तो फिर यहाँ से धारा प्रवाहित नहीं होगी। कारण क्या है इसका, मेन कारण है इसका इंडक्टेंस, इंडक्टेंस। तो मेन कारण है कि प्रेरकत्व की डेंसिटी इतना ज़्यादा हो गई कि यहाँ बीच से धारा प्रवाहित ही नहीं हो सकती। तो धारा जहाँ डेंसिटी कम होगी, जहाँ फ्लक्स घनत्व कम होगी, वहाँ से प्रवाहित होगी। तो यहाँ पास डेंसिटी क्या है, इंडक्टेंस की डेंसिटी क्या है, यहाँ ऊपरी वाले सिरे में कम है। तो फिर हम इस चालक तार को लेते हैं, तो बीच वाले चालक तार से क्या धारा प्रवाहित होगी, यहाँ धारा ही प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि डेंसिटी यहाँ का जो प्रेरकत्व की डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो फिर वो धारा प्रयास करेगी कि हम जहाँ सरल मार्ग पाएँ, सरल रास्ता पाएँ, उधर से निकलने का प्रयास करेगी। तो इसको डेंसिटी कहाँ मिलेगी, जैसे ही अपने केंद्र बिंदु से दूर जाएगी एसी सप्लाई, वैसे ही इसकी डेंसिटी कम होती जाएगी। तो फिर वो प्रयास करेगी कि हम जहाँ कम डेंसिटी है इसके ऊपरी भाग में, वहीं से हम प्रवाहित हों। तो फिर यह ऊपरी वाले भाग से ही प्रवाहित होगी। तो ऊपरी वाले भाग से जब प्रवाहित होगी तो बीच वाले तार में प्रवाहित नहीं हो रही, तो वहाँ पास हमको कोई ऐसे मटेरियल की आवश्यकता नहीं है कि जो अच्छा मटेरियल हो, जैसे स्टील वगैरह हो गया, आयरन वगैरह हो गया, तो उसमें एल्युमिनियम की अपेक्षाकृत उसकी चालकता कम है। तो फिर हम वहाँ बीच में खोखला रखें या फिर कोई मजबूत चालक तार डाल दें, तब भी हमारा काम होगा, क्योंकि बीच से तो धारा प्रवाहित होना नहीं है एसी में। तो ACSR तार में वही हम किए कि यहाँ पास हम चाहे स्टील का डाल दें, चाहे खोखला रखें, चाहे कुछ डालें, चाहे ना डालें। तो हमने मजबूती के लिए स्टील का डाल दिया, और धारा तो प्रवाहित हमारी ऊपर वाले वायर से होगी, तो फिर हमने ऊपर वाले में एल्युमिनियम को रख दिया, क्योंकि एल्युमिनियम की क्या है, इसकी चालकता इससे कहीं ज़्यादा है, स्टील से कहीं ज़्यादा है एल्युमिनियम की चालकता है, इसलिए हम एल्युमिनियम से धारा प्रवाहित कराना चाहते हैं, तो एल्युमिनियम को ऊपर रख दिया, तो हमारी धारा प्रवाहित होने लगी। तो स्किन इफेक्ट का मतलब आप समझे होंगे कि अब यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही इसके ऊपरी वाले भाग से। स्किन मतलब चमड़ी, त्वचा, तो त्वचा हमारी बॉडी में ऊपर ही रहता है, तो ऊपर से प्रवाहित हो रही, इससे इफेक्टिव कर रही, इसको इफेक्ट कर रही है। तो स्किन इफेक्ट का मतलब यही हुआ कि उसके स्किन से धारा प्रवाहित हो रही, ऊपरी वाले भाग से धारा प्रवाहित हो रही। समझ में आ गया स्किन इफेक्ट। तो यहाँ स्किन इफेक्ट के कारण ही क्या होती है, पावर का लॉस होती है। स्किन इफेक्ट के कारण यहाँ पास मैं लिखा, स्किन इफेक्ट के कारण प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, क्षेत्रफल घट गया। तो बात वही हो गई कि जब इसका क्षेत्रफल घट जाएगा, तो क्षेत्रफल घटने पर इसका क्षेत्रफल ये घट गया क्षेत्रफल, तो इसका प्रतिरोध बढ़ गया। इसीलिए डीसी की अपेक्षाकृत एसी में जो होता है प्रतिरोध 1 पॉइंट कितना होता है, 1.6 गुना होता है। चीज़ें समझ में आ गई आपको यहाँ।
तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि उसका क्या होता है, इंडक्टेंस जो होता है, हाई इंडक्टेंस के कारण उसमें स्किन इफेक्ट होता है। स्किन इफेक्ट के कारण ऊपरी वाले भाग से धारा प्रवाहित होती है और स्किन इफेक्ट के कारण ही 1.6 गुना DC का 1.6 गुना AC में प्रतिरोध होता है। इन चीज़ों को याद रखना है आपको। तो इसमें तापक्रम बढ़ने पर कोई टेम्परेचर का क्या होता है, कोई मटेरियल का तापक्रम बढ़ने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। ये तो आपको पता होगा जब कांस्टेंट में पढ़ाते हैं, प्रतिरोध कांस्टेंट में। तो इसका जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पास इसका तापक्रम हो गया, इधर तापक्रम हो गया और इधर क्या हो गया, वोल्टेज। तो इसमें जब क्या करते हैं, वोल्टेज को हम बढ़ाते हैं तो इसका तापक्रम कुछ इस प्रकार से बढ़ता है। यह मेटल की एक विशेषता ही होती है ना, मेटल की विशेषता ही होती है। तो इसमें तापक्रम बढ़ता है। तो स्किन इफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे कि स्किन इफेक्ट किन किन कारकों पर डिपेंड करता है। उत्पन्न तो होता है परंतु किन किन कारकों पर डिपेंड करता है, इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, किन किन फैक्टर पर ये डिपेंड करता है। दिख रहा है वीडियो, ठीक दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। तो हम देखने वाले हैं कि स्किन इफेक्ट किन किन कारकों पर डिपेंड करता है। स्किन इफेक्ट के कारक फैक्टर किन किन कारकों पर डिपेंड करता है। तो जो स्किन इफेक्ट आपका होता है, सबसे पहले तो यहाँ पास क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। कैसे फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, तो जो हमारा यहाँ पास एक्सेल बराबर होता है, एक्सेल बराबर 2πfl होता है, एक्सेल बराबर 2πfl होता है। अब यहाँ पास जो एक्सेल है तो वो कैसे आया था, तो एक्सेल हमारा आया यूँ था कि वहाँ पास जब हमने फिर उसको स्किन इफेक्ट को पढ़ा तो बोला कि कोई चालक तार से जब धारा प्रवाहित होती है तो उसमें क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं उसके इर्द गिर्द चारों ओर अराउंड। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र क्यों उत्पन्न हुए थे, तो वहाँ पास जो यह कंडक्टर हो गया, कंडक्टर यानी एल हो गया। तो एल में हुआ क्या था कि एल में d∅dt हुआ था। एल में क्या हुआ था, एल में d∅dt। तो टाइम के अनुसार उसमें फ्लक्स क्या हो रहा था, परिवर्तन हो रहा था। तो फ्लक्स के परिवर्तन की वजह से उसमें क्या हुआ था, d∅dt हुआ था। तो इसके वजह से क्या हुआ, d∅dt की वजह से एक्सेल उत्पन्न हो गया, इंडक्टेंस उत्पन्न हो गया, प्रेरकत्व उत्पन्न हो गया। तो वहाँ पास प्रेरकत्व जब उत्पन्न हुआ तो प्रेरकत्व बराबर होता है F2πfl होता है। तो फ्रीक्वेंसी जब बढ़ती है वहाँ पास, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से एक्सेल का मान भी बढ़ता है। एक्सेल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है। तो यहाँ पास प्रेरकी प्रतिघात है, तो यह बढ़ता है। तो इसके बढ़ने से यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो एक्सेल बढ़ेगा, और जब एक्सेल का मान बढ़ता है तो एक्सेल का मान जब बढ़ेगा तो यहाँ पास हमें बताया कि जब यहाँ पास इंडक्टेंस का मान बढ़ता है तो इंडक्टेंस के मान की वजह से क्या होती है, उसमें जो स्किन इफेक्ट होती है वो ज़्यादा होती है। चूँकि बताया ना कि जो इसमें स्किन इफेक्ट का मेन फैक्टर है वो क्या है, इंडक्टेंस है, प्रेरकत्व है। तो प्रेरकत्व जब इसमें बढ़ेगा, यहाँ पास प्रेरकत्व बढ़ेगा, इस फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो प्रेरकत्व बढ़ेगा, और प्रेरकत्व बढ़ेगा तो स्किन इफेक्ट बढ़ेगा। तो स्किन इफेक्ट जो है तो फ्रीक्वेंसी पर क्या करती है, सीधे ही डिपेंड करती है। तो यहाँ पास देखेंगे हम कि जो स्किन इफेक्ट है वो किस पर डिपेंड करती है। यहाँ से लिखते हैं प्रेरकत्व के क्या होती है, यह सीधे अनुक्रमणपाती होती है। तो
फ्रीक्वेंसी के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इस तरह लिखते हैं, आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होता है क्या, स्किन इफेक्ट। तो आवृत्ति के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है स्किन इफेक्ट। आवृत्ति बढ़ेगी तो स्किन इफेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। अब जो स्किन इफेक्ट दूसरा होता है, तो यहाँ पास जो चालक तार हैं, तो इन चालक तारों की यदि क्या करते हैं हम, लंबाई को बढ़ाते हैं। यहाँ एक चालक तार ये हो गया, एक चालक तार ये हो गया, इसके बीच में क्या है, कैपेसिटेंस है। तो कैपेसिटेंस में यदि इन दो प्लेटों की बीच की दूरी को हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है, तो दो प्लेटों के बीच की दूरी को जब हम बढ़ाएंगे तो C बराबर होता है ई आर और एरिया बाय डी। तो C बराबर होता है कैपेसिटेंस बराबर होता है। तो एरिया यदि बढ़ाते हैं, कैपेसिटेंस के प्लेट की एरिया को बढ़ाते हैं, प्लेट की एरिया को बता रहा, तो उसमें क्या होगी, कैपेसिटेंस उसका बढ़ेगा। परंतु प्लेट की जो दूरी है, यहाँ पास जो कैपेसिटेंस बन गया, तो प्लेट की जो दूरी है अर्थात इस कंडक्टर के बीच की दूरी को हम बढ़ाएंगे। तो दूरी को हम यदि बढ़ाते हैं तो इसकी क्या होती है, कैपेसिटेंस यहाँ पास घटती है, उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, घटेगा। तो इसके दूरी को बढ़ाने पर हमारा कैपेसिटेंस क्या होता है, घटता है। चलिए इसको आगे देखते हैं, कैपेसिटेंस में देखते हैं, इसको यहाँ पास नहीं जोड़ते हैं, इसको कैपेसिटेंस में देखते हैं। तो स्किन इफेक्ट में इसको नहीं, यहाँ पास ये देखेंगे कि जो चालक तार का व्यास होता है, डायमीटर होता है। तो चालक तार का ये कोई चालक तार है, इसका जो क्या है यहाँ पास डायमीटर है। तो चालक तार की डायमीटर यदि बढ़ती है, उसका व्यास यदि बढ़ता है, तो उसके स्किन इफेक्ट भी क्या होता है, बढ़ता है। तो उसकी जो स्किन इफेक्ट है, तो उसकी डायमीटर बढ़ने पर, चालक तार के डायमीटर बढ़ने पर उसकी जो स्किन इफेक्ट है वो क्या होती है, सीधे वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। डायमीटर बढ़ने पर सीधे वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो स्किन इफेक्ट बढ़ने पर जो उसका व्यास है, डायमीटर है, वो स्किन इफेक्ट के सीधे वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इन चीज़ को आपको याद रखना है। दूसरा चीज़, चालक पदार्थ की जो चुंबकशीलता है, चुंबकशीलता, चालक पदार्थ जो हम स्किन इफेक्ट, जो हमारा चालक पदार्थ है, जो ये हो गया हमारा चालक पदार्थ। अब चालक पदार्थ कोई धातु है, तो धातु की जो परमिएबिलिटी होती है, मैग्नेटिक चुंबक, उसमें जो परमिएबिलिटी होती है, तो कंडक्टर की परमिएबिलिटी धातु के ऊपर डिपेंड करती है। तो धातु की परमिएबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। लोहे की जैसे अनंत हो गई, तो उसकी जो परमिएबिलिटी है तो उसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो धातु की जो परमिएबिलिटी यदि बढ़ेगी तो स्किन इफेक्ट क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ स्किन इफेक्ट जो होता है तो चुंबकशीलता पर डिपेंड करता है। तो स्किन इफेक्ट जो अनुक्रमानुपाती होता है वो किसके होता है, चुंबकशीलता के। तो चुंबकशीलता के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। पदार्थ उस चालक तार के चुंबकशीलता के कह सकते हैं, या फिर उसको कंडक्टर ऑफ परमिएबिलिटी, तो उसके क्या होता है, सीधे ही अनुक्रमानुपाती होता है। अब डिपेंड करता है ये भी कि चालक जो हमारा है तो स्टैंडर्ड है या फिर सॉलिड है। एक ही हम चालक तार को क्या करते हैं, इतने मोटाई के एक चालक तार को लेते हैं, तो इसको हम क्या बोल दिए, यह कैसा है, सॉलिड है, यह चालक तार सॉलिड है। यदि इतने ही मोट व्यास के हम बहुत सारे चालक तार को लेते हैं, जैसे ACSR हो गया, तो ये चालक तार हमारा कैसा है, स्टैंडर्ड है, तो इसको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड है ये चालक तार। तो जो स्टैंडर्ड चालक तार है, तो इसमें जो स्किन इफेक्ट होता है वो क्या होता है, सॉलिड चालक तार की अपेक्षाकृत क्या होता है, सॉलिड चालक तार की अपेक्षाकृत जो इसमें स्किन इफेक्ट होता है वो क्या होता है, सॉलिड चालक तार की अपेक्षाकृत इसमें स्किन इफेक्ट कम होगा।
तो यह सॉलिड चालक तार है और यह स्टैंडर्ड है, तो इसमें स्किन इफेक्ट क्या होते हैं, कम होते हैं। इसीलिए हम ट्रांसमिशन लाइन में स्टैंडर्ड वायर का यूज़ करते हैं, मतलब तंतुदार जो वायर होते हैं, बहुत सारे मिल के जो बनाते हैं वायर को, उसी वायर को हम यूज़ करते हैं। तो स्किन इफेक्ट जो डिपेंड करता है आपका, तो स्किन इफेक्ट वो कम होता है, किसमें, स्टैंडर्ड में कम होता है, स्टैंडर्ड में क्या होगा, कम होगा, और सॉलिड में ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ को आपको याद रखने की चीज़ है ये भी। तो इन चीज़ों के ऊपर हमारा जो स्किन इफेक्ट है, स्किन इफेक्ट के फैक्टर हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें अभी हम क्या देखें, एक प्रतिरोध देखें, इसमें हम प्रतिरोध देखें, तो प्रतिरोध में हमको मिला एक स्किन इफेक्ट मिला, तो स्किन इफेक्ट हमने देखा। अब स्किन इफेक्ट किन कारकों पर डिपेंड करता है उसको हमने देख लिया। तो यह अभी तक हम प्रतिरोध के बारे में पढ़ रहे थे। अब हमको पढ़ना है इसके इंडक्टेंस के बारे में, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो इस पैरामीटर में, इस जो यहाँ पास कंपोनेंट है, पैरामीटर है, तो वो एल का जो होता है यहाँ पास प्रेरकत्व का होता है, तो क्या रोल होता है, तो इसको अब हम समझेंगे कि जो एल का है प्रेरकत्व का, अरे इसमें क्या रोल होगा। तो जो एल होता है, प्रेरकत्व होता है, वो भी डिपेंड करता है हमारे लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है। अब यह बात जो आती है तो लंबाई है, लंबाई बढ़ने पर एल का मान क्या होता है, बढ़ता है। अब एल यहाँ पास उत्पन्न कैसे होता है, जो प्रेरकत्व है, इंडक्टेंस है, वो उत्पन्न कैसे होता है। तो प्रेरकत्व कैसे उत्पन्न हुआ, तो उत्पन्न होने के लिए वही तरीका है कि कोई चालक तार है, चालक तार से जब धारा प्रवाहित होती है, तो धारा प्रवाहित होने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें d∅dt होता है। क्या होता है, d∅dt होता है, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो एसी यदि हम सप्लाई दे रहे हैं, तो एसी सप्लाई देने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब बात आती है डीसी सप्लाई देने पर क्या होता है। तो डीसी सप्लाई यदि हम इस कंडक्टर में डीसी को दें, तो ऐसा नहीं है कि इसमें क्या ना हो, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न ना हो। तो इस डीसी सप्लाई में यदि हम देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन इसमें एसी सप्लाई में हमारा सबसे अच्छा जो इसमें गुण होता है वो क्या होता है, एक परिवर्ती टाइप की होती है। एसी अल्टरनेटिव परिवर्ती टाइप होती है, प्रत्यावर्ती टाइप होती है। तो इसमें जो फ्लक्स उत्पन्न होती है, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुई, तो वह चुंबकीय क्षेत्र क्या करती है, वह लिंक करती है। एक इसके बगल में हम कोई कॉइल रख दें, तो इस कॉइल में क्या करेगी, इस कॉइल में उस चुंबकीय क्षेत्र को लिंक करेगी, मतलब उससे लिंकेज करेगी, जुड़ेगी। तो यह एसी में हमारा संभव है। जबकि डीसी में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, परंतु इसके बीच में हम क्या रख दें, कोई कॉइल रख दें, तो उससे कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें इंडक्टेंस नहीं है। d∅dt यह नहीं करता। एसी एक सरल रेखा में जाती है, वो एक सरल रेखा में जाएगी, और डीसी जो है तो हमारी ऊपर नीचे दो दिशा में जाएगी। तो यह d∅dt नहीं करेगा, इसीलिए इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा और यह किसी दूसरे से लिंकेज नहीं करेगा। जबकि एसी क्या करता है, दूसरे से लिंकेज करता है, दूसरे से जुड़ता है। तो ट्रांसमिशन लाइन में यहाँ पास क्या हुआ, हमारा प्रेरकत्व तो इस प्रकार से उत्पन्न हुआ कि यह यहाँ पास एल को देखें तो एल बराबर होता है हमारा n∅ और यहाँ पास ए। तो जो ए है, तो ए क्या बताता है, ए क्या है, यहाँ पास आई है। ए यहाँ पास लिखना सही नहीं है, आई लिखें तो अधिक सही है। एम्पियर में
लिखना सही नहीं है। तो एल बराबर होता है एन फाई बाय आई। तो आई जो है तो प्रति जो इकाई क्षेत्रफल का चालक तार है, प्रति इकाई क्षेत्रफल के चालक तार में यदि हम क्या करें, धारा प्रवाहित कराएं, तो यहाँ पास एन जो है ना, तो उस चालक तार में, चालक तार जो टर्न हम बनाए हैं तो उस टर्न की संख्या को बताता है एल। और यहाँ पास यदि उस टर्न में क्या करें, हम धारा प्रवाहित कराएं, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में क्या होगी, फ्लक्स उत्पन्न होगी। और वह फ्लक्स जो लिंकेज करेगी वही उसका क्या कहलाएगी, इंडक्टेंस कहलाएगी, प्रेरकत्व कहलाएगी। तो यहाँ प्रेरकत्व इंडक्टेंस का मतलब आपको समझ में आया होगा कि एसी सप्लाई को जो हम प्रवाहित कराते हैं तो वो फ्लक्स उत्पन्न करती है, क्योंकि यह जो चालक तार है तो टर्न की संख्या को बताता है एन को, और इसमें जो धारा प्रवाहित कराते हैं वो आई को बताता है। तो इस चालक तार पूरा क्या है, इंडक्टेंस एल है। तो इसमें चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर वो क्या होती है, फ्लक्स उत्पन्न होती है। यहाँ पास फ्लक्स उत्पन्न होती है। तो फ्लक्स उत्पन्न जो होती है वो चालक तार फ्लक्स क्या करती है, लिंकेज करती है। तो जो लिंकेज करती है उसी को हम क्या कहते हैं, इसमें इंडक्टेंस कहते हैं, प्रेरकत्व कहते हैं। तो ये हमारा इंडक्टेंस प्रेरकत्व हो गया। अब जो इंडक्टेंस होता है, प्रेरकत्व होता है, वो हमारा डिपेंड करता है कि चालक तार की लंबाई क्या है। तो चालक तार की लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है। प्रेरकत्व चालक तार की लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है। चालक तार की लंबाई बढ़ने पर जो प्रेरकत्व है तो क्या होता है, चालक तार की लंबाई बढ़ने पर प्रेरकत्व बढ़ता है। चालक तार की लंबाई बढ़ने पर प्रेरकत्व बढ़ता है। चालक तार की लंबाई बढ़ने पर प्रेरकत्व बढ़ता है। कब बढ़ता है, जब उसकी लंबाई एल बढ़ती है। लंबाई एल बढ़ेगी तो वो क्या होगा, प्रेरकत्व बढ़ेगा। तो चालक तार की लंबाई बढ़ने पर प्रेरकत्व बढ़ता है। ये भी आपको याद रखना है। प्रतिरोध के भांति ही प्रतिरोध में भी क्या होता था, प्रतिरोध बढ़ने पर उसका प्रेरकत्व बढ़ता था। अब चालक तार के मध्य की दूरी हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो चालक तार की मध्य की दूरी हम बढ़ाएंगे तो उसमें जो प्रेरकत्व है वो क्या होगा, प्रेरकत्व चालक तार की मध्य के बीच की दूरी हम बढ़ाएंगे तो उसका प्रेरकत्व क्या होगा, उसका प्रेरकत्व भी बढ़ेगा। तो उसका प्रेरकत्व भी बढ़ता है। यहाँ चालक तार के कोई चालक तार है, इन चालक तार के बीच की दूरी को हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो इसका प्रेरकत्व भी बढ़ता है। इसका बढ़ता कैसे है, इसका फार्मूला बड़ा है, तो फार्मूले से नहीं, आपको शॉर्ट में ही याद रखना है कि प्रेरकत्व उसका मध्य की दूरी बढ़ाने पर प्रेरकत्व बढ़ता है। चालक तार के मध्य की दूरी को बढ़ाने पर प्रेरकत्व इसका क्या होता है, बढ़ता है। अब जिस चालक तार में प्रेरकत्व बढ़ जाएगा, जिस भी सर्किट में प्रेरकत्व का मान, इंडक्टेंस का मान क्या होगा, बढ़ेगा, उसकी जो पावर फैक्टर होगी वो पावर फैक्टर डिक्रीज होगी, पावर फैक्टर वहाँ पास क्या होगी, कम होगी। तो शक्ति गुणांक वहाँ क्या होगा, वहाँ शक्ति गुणांक घटता है। तो वोल्टेज का, क्योंकि यह वोल्टेज का क्या करता है, ड्रॉप करता है। ये जो है एल है, ये वोल्टेज का ड्रॉप करेगा और वोल्टेज का ड्रॉप करके पावर को खपत करेगा, खपत करके वहाँ पास वोल्टेज को खपत करके शक्ति गुणांक को घटा देगा। तो शक्ति गुणांक को क्या करता है, घटाता है। शक्ति गुणांक को यह घटाता है। तो ये प्रेरकत्व का यहाँ पास इतना काम होता है कि पावर को क्या करता है, खपत करता है और शक्ति गुणांक को घटाता है। अब इसमें जो हमारा दूसरा पैरामीटर में हो गया, ये पैरामीटर एल हो गया हमारा, एल हो गया, आर हो गया। अब हमारा ये बचा है सी नंबर। सी मतलब इसमें कैपेसिटेंस। तो अब कैपेसिटेंस को समझते हैं कि कैपेसिटेंस आखिर क्या करता है। तो कैपेसिटेंस कैसे बना हमारा, यहाँ पास कोई हाई वोल्टेज की लाइन है और उसमें मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिट करने की जो लाइन है, तो यहाँ पास ये लाइन है।
तो इन दो लाइनों के बीच में हमारा वायु है, और वायु क्या है, एक अच्छा कुचालक है। तो जो दो चालक प्लेट के बीच में यदि कोई वायु आता है, कोई कुचालक आता है, तो उसके बीच में कैपेसिटेंस बन जाता है, संधारित्र बन जाता है। अब ये जो हैं तो ये कैसे हैं, ये एलिमेंट हमारे जो दिख रहे हैं, तो ये एलिमेंट कैसे दिख रहे हैं, श्रेणी में। तो यह इसके श्रेणी अवयव है। कैसे हैं, ये इसके श्रेणी अवयव हैं, श्रेणी अवयव हैं। और ये कैसे दिख रहे हैं, समांतर में दिख रहे हैं। तो समांतर को हम बोलते हैं शंट, समांतर को क्या बोलते हैं, शंट बोलते हैं। तो ये जो कैपेसिटेंस है कैसे हैं, शंट हैं। ये कैपेसिटेंस कैसे हैं, शंट हैं। तो ये कैपेसिटेंस कैसे हैं, शंट कैपेसिटेंस हैं। तो ये शंट कैपेसिटेंस हो जाएगा। अब इस शंट कैपेसिटेंस में क्या होगी, तो यहाँ से यहाँ तक ये एक सर्किट मान लेते हैं। तो इस शंट कैपेसिटेंस में धारा प्रवाहित होगी। इस शंट कैपेसिटेंस में कौन सी धारा प्रवाहित होती है, हमेशा चार्जिंग करंट प्रवाहित होती है। तो शंट कैपेसिटेंस में चार्जिंग करंट प्रवाहित होगी। अब चार्जिंग करंट प्रवाहित होती है तो आप इससे पहले पढ़े होंगे जो शक्ति गुणांक होगा इसका। तो शंट कैपेसिटेंस यदि धारती परिपथ है, तो धारती के परिपथ में जो धारा का वो होता है, जो इसमें धारा होती है वो क्या होती है, सीधे ही लीड करती है, अग्रगामी होती है। तो इसमें ये जो धारा है तो वो क्या करेगी, लीड करेगी, किससे, वोल्टेज से। तो इसमें धारा क्या करती है, 90 डिग्री लीड करती है। इसमें धारा 90 डिग्री लीड करेगी। ये लीड साइड है तो लीड करेगी, मतलब इसमें अग्रगामी रहेगी, आगे रहेगी। तो धारा के मान को क्या करेगी, ये आगे बढ़ा देगी। तो उसमें जब कैपेसिटेंस है, कैपेसिटी परिपथ है, तो उसमें शक्ति गुणांक क्या होता है, लीडिंग होता है। शक्ति गुणांक लीडिंग होगा और धारा का मान क्या होता है, वहाँ आगे रहता है। तो धारा का मान जब इसमें आगे हो जाएगा, लीडिंग परिपथ है, तो इसमें जो पावर फैक्टर है, तो लीडिंग जहाँ परिपथ होता है वहाँ पावर फैक्टर सुधरता है। तो पावर फैक्टर बढ़ता है या फिर सुधरता है, ऐसे इसको हम बोल सकते हैं। तो इसमें पावर फैक्टर को क्या करेगा, ये सुधारेगा। तो यहाँ पास जो इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस के कारण वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा था, तो उस ड्रॉप को इसने क्या किया, उस ड्रॉप को इसने पूर्ति कर दिया। मतलब इन दोनों के कारण जो पावर फैक्टर घट रहे थे, उस पावर फैक्टर को इसने क्या किया, इम्प्रूव कर दिया, बढ़ा दिया। तो यहाँ पास पावर फैक्टर को क्या कर दिया, सुधार दिया। तो कैपेसिटेंस जो होता है, तो कैपेसिटेंस क्या कर दिया, चार्जिंग करंट होती है, तो कैपेसिटेंस को चार्जिंग करंट जो होती है, तो यहाँ पास शक्ति गुणांक को सुधारती है, सुधारने का काम करती है। तो यह जब सुधार दी तो इसमें फिर क्या कि ये हमको प्रॉफिट में पहुंचाई। इसका मतलब यह हुआ कि हमको ये क्या करती है, प्रॉफिट देती है। तो ये कितने डिग्री लैग करती है, लीड करती है, 90 डिग्री है, लीड करती है। ये चार्जिंग करंट जो है तो शून्य लोड पर, नो लोड पर, तो शून्य लोड पर यह प्रवाहित हो, ये चार्जिंग करंट है तो जो, तो शून्य लोड पर ये होती है प्रवाहित। नो लोड पर यह चार्जिंग करंट क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो यहाँ पास चार्जिंग करंट के कारण, अच्छा अभी तक मैंने कैपेसिटेंस की हेडिंग नहीं डाला और इंडक्टेंस की हेडिंग पड़ी है। तो यहाँ पास कैपेसिटेंस, संधारित्र। तो कैपेसिटेंस के कारण क्या हुआ, हमारा कैपेसिटेंस के कारण चार्जिंग करंट प्रवाहित हुई, और चार्जिंग करंट क्या की, पावर फैक्टर को सुधारी। जो वोल्टेज I² हो रहा था या वोल्टेज IR हो रहा था उसको सुधारी। और दूसरा चीज़ इसमें पावर फैक्टर को सुधारी चार्जिंग करंट के कारण। और चार्जिंग करंट का जब पावर फैक्टर सुधरा तो उसमें जो वोल्टेज रेगुलेशन है या फिर और शक्ति गुणांक है उसको भी सुधारी। तो यहाँ पास कैपेसिटेंस हमारा ये काम की, तो इससे हमारा फ़ायदा हुआ। अब देखते हैं इसमें एक है हमारा छोटा सा टॉपिक, फेरेंटी इफेक्ट।
तो यहाँ पास कैपेसिटेंस के कारण हमारा क्या उत्पन्न हो जाता है कि फेरेंटी इफेक्ट। तो फिर फेरेंटी इफेक्ट में होता क्या है, क्या होती है फेरेंटी इफेक्ट। तो फेरेंटी इफेक्ट हो हम देखेंगे कि फेरेंटी इफेक्ट क्या है। तो इस सर्किट में क्या है, कैपेसिटेंस है। तो फेरेंटी इफेक्ट जो होता है, तो यहाँ पास हमारा प्रेषित सिरा है और यहाँ पास क्या है, प्राप्त करता सिरा है, प्राप्त करता मतलब सेंडिंग हो गया और ये हो गया हमारा रिसीविंग हो गया। तो यहाँ से जैसे मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने 420 kV की हमने यहाँ पास वोल्टेज भेजा। अब यहाँ पास 400 kV की वोल्टेज हमने भेजा, सेंड किया। अब जो यहाँ पास चार्जिंग करंट भी शामिल हो गई, कैपेसिटेंस के कारण चार्जिंग करंट भी प्रवाहित हुई और वह क्या कि हमको 400 से 220 kV की हमको यहाँ पास करंट हमको आउटपुट में दी। तो फिर इसमें हुआ क्या, वोल्टेज की इसमें जितना हम सेंडिंग एंड सिरा से वोल्टेज को भेजा, सेंड किया, कहीं उससे ज़्यादा हमको प्राप्त एंड मतलब इसमें रिसीविंग एंड सर्किट में हमको वोल्टेज मिला। तो इसमें वोल्टेज की वृद्धि हुई। तो वोल्टेज की जो वृद्धि हुई ये किसके कारण हुई, कैपेसिटेंस के कारण हुई। तो कैपेसिटेंस के कारण जो वोल्टेज की वृद्धि हुई, इसी को हम क्या कहेंगे, फेरेंटी इफेक्ट बोलेंगे। इसी को हम क्या बोलेंगे, फेरेंटी इफेक्ट बोलेंगे। तो फेरेंटी इफेक्ट का मतलब हुआ जितना हम सेंडिंग वोल्टेज से वोल्टेज भेजते हैं, तो उससे ज़्यादा हमको प्राप्त होने वाली वोल्टेज यदि मिलती है तो उसको हम फेरेंटी इफेक्ट बोलेंगे। तो फेरेंटी इफेक्ट जो होता है तो वो आपका होता है किसके कारण, चार्जिंग करंट के कारण होता है। तो चार्जिंग करंट का ही यह पूरा क्या है, खेला है। तो यह होता कैसे है, तो यह होता है आपका लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में। निम्न ट्रांसमिशन लाइन में नहीं होता है, दीर्घ संचरण लाइन या तो फिर आपका मध्यम संचरण लाइन, इन्हीं लाइनों में ये हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें हमको ज़्यादा वोल्टेज मिला। तो यह जो वोल्टेज है तो किसके कारण हमको ज़्यादा मिला, सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटेंस। तो यहाँ पास जो शंट कैपेसिटेंस है इसी के कारण हमको ज़्यादा वोल्टेज मिला। तो ज़्यादा वोल्टेज मिला तो क्या यह हमारे लिए प्रॉफिट की बात है, हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद की बात है, यह हमारे लिए फ़ायदेमंद की बात नहीं है। चूँकि सर्किट को हम जो यहाँ पास डिजाइनिंग किए हैं तो कुछ इस प्रकार से डिजाइनिंग किया गया है कि वह हमेशा उसकी जो दक्षता होती है, कोई भी आपके सर्किट की दक्षता अच्छी दक्षता कब मानी जाती है, जब उसकी लैगिंग में हो तब उसकी दक्षता हाई मानी जाती है। 9.5 हो गया जैसे, तो इन के आसपास जो हमारी रहती है पावर फैक्टर, उसको लैगिंग 9.5 के आसपास जो रहती है उसको हाई अच्छी पावर फैक्टर मानते हैं, उसकी दक्षता अच्छी मानते हैं। लेकिन इसमें यदि ऐसा होगा कि हम जितना भेज रहे हैं उससे ज़्यादा प्राप्त हो तो वो हमको माइनस में आएगा। और माइनस में आएगा, जैसे आप 400 में से और 420 को घटाते हैं तो -20 आएगा ना, तो वह माइनस में आएगा। और माइनस में आता है मतलब वह कैसा चला गया, आपका लीडिंग में चला गया, कैपेसिटिव साइड चला गया। तो वो फिर हमारा वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है वहाँ पास ख़राब हो जाता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन हमारा अच्छा तभी माना जाता है जब उसका पावर फैक्टर कितना हो, 9.5 के आसपास हो, 0.9.5 के आसपास हो, तब पावर फैक्टर उसका उत्कृष्ट आदर्श माना जाता है, अच्छा माना जाता है। तो ये हमारे लिए सही नहीं है। यदि ऐसा हो गया तो फिर इसको हमको ख़त्म करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो वोल्टेज को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पास जो सब स्टेशन होते हैं तो सब स्टेशन में हम क्या लगाते हैं, जो रिसीविंग एंड वोल्टेज है तो उसको सब स्टेशन के पहले ही हम एक लगाते हैं, यहाँ पास रिएक्टर को लगाते हैं। तो इस रिएक्टर को लगाकर हम क्या करते हैं, इस वोल्टेज को कम करते हैं। इस रिएक्टर को हम बोलते हैं शंट
रिएक्टर। तो जो शंट रिएक्टर होता है, इस रिएक्टर को लगाकर हम क्या करते हैं, वो बढ़ी हुई वोल्टेज को हम वहाँ पास ड्रॉप कराते हैं, कम कराते हैं। तो शंट रिएक्टर के कारण वो क्या होता है, फिर कम हो जाता है और वहाँ पास हमारा पावर फैक्टर क्या हो जाता है, सही हो जाता है, सुधर जाता है, अच्छा हो जाता है। तो फेरेंटी प्रभाव आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ आपको ये जानने की बात है कि फेरेंटी प्रभाव केवल शंट कैपेसिटेंस के कारण ही उत्पन्न नहीं होगा। यह फेरेंटी प्रभाव उत्पन्न होने के लिए इस इंडक्टेंस का भी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो फेरेंटी इफेक्ट उत्पन्न होने के लिए कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस, इन दोनों का होना, इन दोनों का उपस्थित होना, इन दोनों का होना ज़रूरी है। इन दोनों का होना क्या है, इन दोनों का होना ज़रूरी है। तो कैपेसिटेंस एंड शंट कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस, इन दोनों का होना क्या है, ज़रूरी है, तभी यह संभव हो पाएगा। तो फेरेंटी इफेक्ट तक आज हम देखें, आज इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपको नेक्स्ट ऊर्जा के साथ और नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए कुछ सीखने के साथ। सो थैंक्स अभी तक बने रहने के लिए आपको मेरे वीडियो में बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।